नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सिया और अभिज्ञान की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं विनीता अस्थाना जी का लिखा उपन्यास बेहया का भाग 3। पहला डॉक्यूमेंट जो अभिज्ञान ने खोला वह सिया और उसके पति के रिलेशनशिप के बारे में था। एक बार फिर अंतरात्मा ने उसे सिया की निजी जिंदगी के बारे में बिना पूछे पढ़ने के खिलाफ सचेत किया। लेकिन फिर मुझे उनकी उदासी कैसे पता चलेगी। उसने अपने दिमाग को तसल्ली दी और एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ता चला गया। उसके चेहरे पर चिंता गहराती जा रही थी। एक्साइल, उसकी उलझी हुई शादीशुदा जिंदगी और यश के लगातार आक्रामक व्यवहार का ब्यौरा था, जैसे कोई डायरी लिखता है। सिया ने एक्साइल में 11 सालों से सहे हुए अत्याचारों के संस्मरण लिखे हुए थे। ओह, तो ये कारण है उनकी उदास आंखों का। जैसे वह बात करती हैं मुझे लगा उनकी फैमिली सपोर्टिव होगी और पति बेहद प्यार करने वाला। अभिज्ञान को अपने पढ़े हुए पर विश्वास नहीं हो रहा था। फोल्डर में कई राइट अप्स थे जो काफ़ी तकलीफदेह थे। सिया एक ऐसे आदमी के साथ रह रही थी जो उस पर ज़रा भी विश्वास नहीं करता था और उसे मानसिक और शारीरिक यातनाएं देता था। अभिज्ञान रैंडमली पढ़ने लगा। एक राइट अप में दर्ज था, मैं शायद डिप्रेशन में जा रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊं या ट्रेन के आगे कूद जाऊं। सोचती हूँ कि नशे में धुत हो जाऊं और नींद की गोलियां खा लूं। समझ नहीं आता कि किसे बताऊं कि यश को लगता है। अनन्या और आदित्य उसके बच्चे नहीं हैं। कई सालों से वह इसी कुंठा में जीता आया है। यही कारण है कि जिस भी आदमी के साथ मैं बात करती हूँ या साथ काम करती हूँ वह उस पर शक करता है। मैं समझती हूँ कि वह खुद भी बहुत दुखी है, पर उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं इसे और झेल नहीं पाऊंगी। अपने पति के सिवाय मेरे किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहे हैं। कई सालों से यश का शक्की रवैया मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वह पहले ऐसा नहीं था। मैंने पॉजिटिव रहने की कोशिश की, लेकिन बीते वैलेंटाइन डे पर मुझे पता चला कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसे मेरी वफा पर शक है। मुझे लगा कि वह जिंदगी के कठिन वक्त से गुजर रहा है, इसलिए वह मेरे साथ भी थोड़ा चिड़चिड़ा है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन हाल ही में मैंने दोबारा इस पर बात की। उसे 200% यकीन है कि आदित्य उसका बेटा नहीं है। ये इल्ज़ाम मेरे लिए बहुत है। मैं एक डीएनए टेस्ट करवा के ये प्रूव कर दूंगी कि दोनों ही बच्चे उसके हैं। फिर बच्चों समेत उससे अलग हो जाऊंगी। मैंने इस शादी को निभाने की कोशिश केवल अपने बच्चे के लिए की है, क्योंकि वे अपने डैड से बहुत प्यार करते हैं। पर ये इल्ज़ाम मेरे बर्दाश्त के बाहर है। अभी ज्ञान ने एक और डॉक्यूमेंट पढ़ा। रोज मुझे खुद पर तरस आता है। बात मेरे आत्मसम्मान की है और उससे कोई समझौता नहीं कर सकती। आज मैं समझ सकती हूँ कि देवी सीता को ऐसे आरोपों के बाद अपने पति राम के साथ अयोध्या वापस जाने की बजाय धरती में समा जाना क्यों बेहतर लगा। धोखे के इल्ज़ाम मुझसे अब और सहे नहीं जाते। मैं रोई, उसे समझाया, उन गलतियों की माफ़ी भी मांगी जो मैंने की ही नहीं। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसने जैसी भी परीक्षा मांगी मैं देने को तैयार हो गई, लेकिन उसने एक भी न सुनी। उसे मेरे आंसुओं से खुशी मिलती है। वह मुझे कुछ नहीं समझता। मुझे पूरी रात सॉरी कहने के लिए फर्श पर बिठाए रखता है। मैं ये सब करती हूँ ताकि उसे सेटिस्फेक्शन हो जाए, पर क्या फ़ायदा। जितना ज़्यादा मैं अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती हूँ उतना ही वह मुझे जलील करता है। उसने अगला डॉक्यूमेंट पढ़ा। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे भी कोई अफेयर कर लेना चाहिए। क्या होगा अगर मैं उसके सब इल्ज़ामों को सच कर दूँ तो? उसे भी दुख दूं जैसे वह मुझे टॉर्चर करता है। तब उसे भी वह कष्ट महसूस होना चाहिए जो मैं महसूस करती हूँ। मेरा कसूर क्या है? क्या यह कि मैं उससे प्यार करती हूँ और अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ। कभी कभी मेरा खुदकुशी करने का मन करता है। मुझे लगता है कि खुद को ख़त्म कर लूँ और न जाने अपने साथ क्या क्या कर लूँ। मैं डिप्रेशन में हूँ। शायद मुझे डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है। जब भी वह शराब पीता है मुझे और टॉर्चर करता है। अनाप शनाप बोलता है जैसे उस पर किसी का साया हो। उसके बाद वह घंटों रोता है, फिर माफ़ी मांग लेता है। कभी कभी वह खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है। वह न तो मुझे जीने देता है और न ही मरने देता है। मैं यश से बस इतना चाहती हूँ कि वह इमोशनली सेटल हो जाए ताकि मुझ पर उसे डिप्रेशन में छोड़ देने का इल्ज़ाम न लगे। मैं बस उसे यह प्रूव कर देना चाहती हूँ कि आदित्य उसका ही बेटा है। पर यश का आदित्य पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह इस बच्चे के बारे में घटिया सोच रखता है। मैं अपने बच्चे के साथ अकेले रहना चाहती हूँ बिना उसकी मदद के। मैं क्या करूं? इतने आरोपों के बाद मैं उसके साथ नहीं रह सकती। पर यह भी है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद उसके बगैर जी नहीं सकती।
अभिज्ञान ने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट उन धमकियों के बारे में पढ़ा जो यश उसकी खुशियों को तबाह करने के लिए देता था। मुझे बारिश बेहद पसंद है। बारिश में भीगकर ऐसा लगता है जैसे दिल दिमाग के सारे बोझ उतर गए हों। सारे दुख दर्द और तकलीफ कुछ समय के लिए धुल जाते हैं। यश ने कहा कि वह इंश्योर करेगा कि बारिश मुझे और ज़्यादा रुलाए। पहले मैं डर जाया करती थी और लगता था कि वह इस रिश्ते को और भी बदतर करने के लिए न जाने अब और क्या करेगा। अब मैं उसकी परवाह नहीं करती। जिंदगी इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकती। बारिश, तुम मेरी सारी परेशानियों को धो देती हो। आई लव यू रेन। कोई भी मुझसे मेरी मुस्कान को नहीं छीन सकता, और तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को भी नहीं। एक नोट और था, एक ऐसे शख्स के बारे में जो सिया को स्टॉक किया करता था। मुझे ये भी याद नहीं कि आखिरी बार कब मैंने प्यार महसूस किया था। मैं अपने वर्क प्लेस पर अक्सर परेशानियों का सामना करती रही हूँ, लेकिन इस आदमी ने मेरी अटेंशन पाने के लिए बहुत ही अजीब हरकतें की हैं। हालांकि उसने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की, पर मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से नफरत करती हूँ। वह घटिया आदमी है। उसके बारे में भास्कर को बताने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। थैंक गॉड उसने इसे नौकरी से निकाल दिया, पर वह अब भी मुझे स्टॉक कर रहा है और इंटरनेट पर अलग अलग बनाए अकाउंट से धमकी दे रहा है। मैं एक अकाउंट ब्लॉक करती हूँ तो वह दूसरा बना लेता है। मुझे पक्का पता है कि ये वही आदमी है। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँ। अगर मैं पुलिस के पास जाती हूँ तो यश को इसके बारे में पता चल जाएगा। वह उल्टा मेरे ही चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर देगा। मैं सोचती हूँ काश कोई तो होता ऐसा जिससे मैं इस आदमी के बारे में बता पाती। मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपने साथ होने वाली जातियों पर बात कर सके, बिना ये परवाह किए हुए कि लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाएंगे। आई विश। कहीं कहीं पर तो सिया ने अपनी खराब शादीशुदा जिंदगी का दोष अपने नाम पर ही मढ़ रखा था। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं रामायण की सीता से खुद को काफ़ी रिलेट करती हूँ। सीता ने अपने पति के पास लौटने के बजाय अपने आप को जमीन में समा देना उचित समझा। एक औरत अपने चरित्र और वफा को हमेशा साबित नहीं कर सकती। हमेशा उसके ही चरित्र पर सवाल क्यों किए जाते हैं? क्यों कभी किसी आदमी को उसकी वफा सिद्ध करने और परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती? मेरे पेरेंट्स ने मुझे सीता का नाम दिया। देवी सीता की तरह ही क्या मेरी भी नियति है। मैं उन्हीं की तरह महसूस कर रही हूँ। शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें अपने पति के साथ वनवास जाना पड़ा। रावण ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें सालों तक कैद में रखा। गर्भवती होने पर पति ने दूसरों के शक के चलते उनका त्याग कर दिया। उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया। क्या यही मेरी भी नियति है? मैं इस साल अपनी शादी के 14 साल पूरे कर रही हूँ। क्या मेरा भी वनवास कभी खत्म होगा? मैंने अपना घर और आराम सब कुछ छोड़ दिया। अपने पति के साथ उसके जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन इस सफर में खुशी और भरोसा दोनों कहीं गुम हो गए। यश कितना भी दम क्यों न भरे, वह मुझसे बेहद प्यार करता है, पर मेरे लिए ये सब बेमानी है। रिश्ते में अगर भरोसा और इज्जत नहीं है तो ऐसा प्यार बेकार है। मैं कई सालों से इसी तरह के वनवास में हूँ, जहाँ मेरा पति, जिसे मैं राम समझती थी, शादी के बाद अचानक एक रोज रावण बन गया। मैं उसकी क्रूरता के इस सफर को रोक नहीं सकी। मैं क्या करूं? क्या मुझे किसी और राम के आने का इंतजार करना चाहिए जो मुझे यहाँ से आज़ाद करा सके? क्या होगा अगर मुझे सीता की ही तरह लंबा वनवास मिल गया? मैं अपनी नियति को कैसे बदलूं? क्या नाम को बदल लेना मेरी किस्मत बदल देगा? अभिज्ञान कब से सिया की उदासी का कारण जानने की कोशिश कर रहा था। उसके सदा मुस्कुराने वाले सौम्य चेहरे पर एक जुड़ी उदास आंखें भी थीं। तब भी अभिज्ञान ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे नर्क में जी रही है। वह चकित था। आखिर क्यों औरतें इन सारी ही चीज़ों पर अपने परिवार और जीवन साथी से बात कर इन्हें हल नहीं करती? क्यों ये सोसाइटी वर्किंग वुमेन के लिए इतनी जजमेंटल है? ये सारे ही राइट अप्स उसके आत्मसम्मान और उसके बच्चों की खुशी के बीच बुरी तरह उलझे उसके संघर्ष को बयां करते हैं। कुछ राइट अप्स पढ़ने के बाद अभिज्ञान यह भी जान चुका था कि वह अपने पति से कितना प्यार करती है। सिया उस दर्द को भी महसूस करती है जो उसके पति को यह सोचकर मिला होगा कि सिया उसे धोखा दे रही है। वह उसे समझती है, मगर फिर यह आदमी सिया को इतनी तकलीफ क्यों देता है? बीच में कहीं कहीं वह स्ट्रांग भी दिखाई देती है जब उसने लिखा, मैंने अपने आत्मसम्मान और अपनी गरिमा को इस प्यार के ऊपर चुना। मैं बस अपने बच्चों को जल्दी से सेटल कर देना चाहती हूँ। जितना ही मैं यश को देखूंगी उतनी ज़्यादा मुझे रोज़ तकलीफ होगी। मैंने शांत और सामान्य रहने की कोशिश की है। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहना मुझे तिल तिल मारता जा रहा है। अभिज्ञान के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वह सशक्त है, शिक्षित है और सुलझी हुई है, फिर भी वह इमोशनली उस इंसान के साथ फंस गई है जो उसकी परवाह नहीं करता।
वह सिया को गौर से देख रहा था। वह अभी भी सो रही थी। आखिरी डॉक्यूमेंट 2 महीने पहले की तारीख का था। उसने पिछले 2 महीने से कुछ क्यों नहीं लिखा? वह उसे छोड़ क्यों नहीं देती? क्या डीएनए टेस्ट हो चुका है? या शायद यश अब एक बेहतर इंसान बन चुका है और उनके बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका है? या पिछले महीने कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अब भी वह दुखी क्यों है? अतीत के घाव हैं शायद। उसने फोल्डर में सेव किए हुए बाकी नोट्स को पढ़ना जारी किया। जो उसने अभी अभी पढ़ा उससे अभिज्ञान दहल गया था। पहली लाइन पढ़ते ही मानो अभिज्ञान के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आई एम रेप। ये लिखते मेरे हाथ कांप रहे हैं। आज मैं 3 साल बाद ये एडमिट कर पाई हूँ। हाँ, मेरे साथ मेरे पति ने पिछले कई सालों में हजारों बार रेप किया है। ताने और तंज शायद उसके हिसाब से कम चोट पहुंचाते हैं। उसने मेरे फ़ोन पर एक फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ लिया था। भेजने वाला एक मेल कलीग था। बस इसलिए मैं बाजारू हो गई और मेरे पति को मुझे सजा देना ज़रूरी लगा। ये जो हर छोटी बात पर तो मुझे नीचा दिखाते थे, वह मानसिक टॉर्चर कम था जो तुम इतना गिर गए यश। तुम्हें क्या लगता है ये चोटें और घाव बच्चों को नहीं दिखते? क्या मेरी चीखें उन्हें सुनाई नहीं देती? क्या बचपन दे रहे हो उनको? ओह सॉरी, तुम्हारे हिसाब से तो वे तुम्हारे बच्चे हैं ही नहीं, इसलिए तुम्हें क्यों तकलीफ होगी? ये अजीब इंसाफ है तुम्हारा यश। डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाना है और मुझ पर गुस्सा भी निकालना है। ये सिगरेट के दाग तुम जानबूझकर ऐसी जगह देते हो जो किसी को दिखाई ना दे। और मेरी आत्मा पर जो दाग तुमने लगाए उनका क्या कोई हिसाब है? मेरे दर्द से तुम्हें खुशी मिलती है। ये घाव देकर जब तुम हंसते हो ना, मुझे नफरत होती है कि कैसे मैंने तुमसे कभी प्यार किया था। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। अभिज्ञान सिया का दर्द पढ़कर तड़पने लगा। इस राइटअप के 2 दिन बाद एक और डॉक्यूमेंट था। वह क्रिमिनल बनता जा रहा है। पहले इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मेल टॉर्चर, फिर रेप। उससे भी दिल नहीं भरा तो अब बच्चों को मारने की धमकी। मैं तो रेप रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन यश ने मेरी माँ को कॉल करके बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। फिर कहा कि आदि और माँ को मार देगा अगर मैंने घर छोड़ने की कोशिश की। उसने माँ की चाय में एसिड डाल दिया था। अगर वह पी लेती तो वह खून कर सकता है। वह पागल हो चुका है। मेरे पास उसकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। मैं कैसे बचाऊं खुद को और अपने परिवार को? सिया की घुटन और उसकी मजबूरी उसके हर लफ्ज में सुनाई दे रही थी। तड़प से अभिज्ञान की आंखों में आंसू आ गए। इन डॉक्यूमेंट्स में सिया को दी गई यातना और रेप का ब्यौरा था। पिछले कुछ सालों में उसके अपने पति ने उसका रेप किया, उसकी फिल्म तक बनाई। उसने एक और डॉक्यूमेंट पढ़ा। वह एक घिनौना अमीर व्यक्ति है, अपने घिनौने चरित्र की तरह। मैं जानती हूँ कि इस शादी के अलावा भी उसके कई रिलेशनशिप हैं। मुझे बिस्तर पर उन वेश्याओं के क्लिप दिखाकर और फिर मुझसे उन्हीं की तरह बर्ताव कर वह अपना फेवरेट गेम खेलता है। अब तृष्णा, यश के साथ उसका भी नाजायज रिश्ता है। मैं दूसरों को समर्थ बनाने में मदद करती हूँ और मुझे बदले में ये मिल रहा है। आखिर कर्म फल क्या होता है? मिलता है क्या लोगों को? एक और डॉक्यूमेंट पढ़ा जिसका सार कुछ ऐसा था। आज मैंने अपने बच्चों के साथ घर छोड़ने की कोशिश की, पर यश ने हमें निकलने नहीं दिया। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, शायद हिम्मत भी नहीं रही। आज उसने मेरे कोमल पौधे पर तेजाब डालकर जला दिया। वह कहता है कि वह मुझे और बच्चों को भी ऐसे ही जला देगा। अब हम घर भी नहीं छोड़ सकते। बच्चे डर से कांप रहे थे। उनके चेहरे तो यश की क्रूरता के एसिड से पहले ही मुरझा गए हैं। आखिर उन्होंने देखा कि कैसे एक बूंद एसिड ने मेरे पैर पर घाव कर दिया। बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये माहौल बहुत खराब है। कहीं प्यार और शादी से उनका भरोसा न उठ जाए। अनन्या अब सब कुछ समझने लगी है। कभी कभी वह विरोध भी करती है। मैं शायद अपने लिए खड़ी ना हो पाऊं, मगर मैं अपने बच्चों को तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। अभिज्ञान ने एक और डॉक्यूमेंट पढ़ा। अब मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं विरोध भी नहीं करती। मुझे दर्द नहीं होता। मैं एक मुर्दे की तरह लेट जाती हूँ। वह जितना मर्जी खुद को सेटिस्फाई करे, लगता है कि मेरा जीरो रिएक्शन उसे कमज़ोर बनाता है। वह हताश हो जाता है जब मैं रोती नहीं हूँ। अब मैं खुद को बचाने के लिए भागती भी नहीं हूँ। मैं अब कुछ नहीं कहती। जब मैं उसकी शारीरिक यातनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करती तो वह तेज आवाज़ में चुभने वाली बातें बोलता है। मैं उस पर भी रिएक्ट नहीं करती। उसे कुछ भी सोचने दो, उसे आरोप लगाने दो, उसे यह भी मान लेने दो कि मैं ही दोषी हूँ और इसी के चलते वह मुझे सजा दे रहा है। इस सबसे मेरी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह मुझे कभी भी डीएनए टेस्ट नहीं कराने देगा। इस बारे में बच्चों से बात भी नहीं करने देता। मुझे यकीन है कि वह अच्छे से जानता है कि अनन्या और आदित्य उसके ही बच्चे हैं। शायद इसलिए भी वह उन्हें इन सब के बारे में जानने नहीं देता जो हमारे बीच लंबे समय से चलता आ रहा है। अगर वह यह सब जानता है तो फिर हमेशा मुझे दोष क्यों दिया करता है? शायद अब सॉरी बोलने में काफ़ी देर हो चुकी है। जो कुछ भी उसने मेरे साथ पिछले 13 सालों में किया, शायद वह जीवन भर इस लड़ाई को जारी रखना चाहता है।
उसे इसी में खुशी मिलती है। अभिज्ञान की पीड़ा हद से बढ़ गई। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। कैसे एक आदमी एक औरत को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर सकता है, और वह भी खुद की पत्नी को। सिया का रेप हुआ, उसे प्रताड़ित किया गया, धोखा दिया गया, और उसने बहुत कुछ सहा। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभिज्ञान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसने अपने लिए एक ड्रिंक बनाई, और ड्रिंक की हर घूंट के साथ वह सिया को देख रहा था, खुद के पैरों पर खड़ी एक महिला, और वह भी ऐसी रुतबे वाली। आखिर कैसे किसी आदमी के सनकीपन को बर्दाश्त कर सकती है? उसका पति कैसे इतना घिनौना हो सकता है? कामकाजी औरतों को हमारे समाज में गलत तरीके से देखा जाता है। अगर आप गूगल पर वेश्या का समानार्थी शब्द तलाश करोगे तो उसका एक मतलब वर्किंग गर्ल भी होता है। क्या सभी औरतों को इसी तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है? इसी तरह की गलत व्यवहार से दो चार होना पड़ता है? जिंदगी में इसी तरह की बंदिशों को झेलना पड़ता है, और यह सब महज इसलिए क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ी है और उसकी अपनी समझ है। इसलिए उन्हें एक बाजारू वेश्या के रूप में टैग किया जाता है। तभी उसे अपने व्हाट्सएप फ्रेंड ग्रुप पर एक पिक्चर मैसेज आया जिसमें बैड गर्ल और गुड गर्ल के चरित्र के बारे में बताया गया था। बहुत ही भद्दा पिक्चर मैसेज था। वह औरत जो स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, जिसके मेल फ्रेंड्स हैं, अच्छा खाना नहीं बना पाती, वह बैड गर्ल की कैटेगरी में थी। उसने मन में सोचा, क्या टाइमिंग है इस इमेज की। यह सिर्फ सिया के बारे में नहीं है, यह उसके जैसी बहुत सी औरतों के बारे में है। वह इस सोच और सनक को बढ़ने नहीं दे सकता। उसने उस व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ने से पहले इस तरह की मानसिकता रखने वाले आदमियों के लिए आंखें खोल देने वाला करारा जवाब भेजा। उसका दिमाग जवाब मांग रहा था। वह इस सब को बदलने के लिए क्या कर सकता है? शायद औरतों को प्रेरणा और सहयोग की ज़रूरत होती है। ऐसे पिंजरे से निकलने के लिए वह एक प्रोफेशनल के रूप में सिया की प्रशंसा करता था। एक साल पढ़ने के बाद वह सिया की और भी अधिक इज्जत करने लगा। वह जानती है कि तृष्णा ने उसके पीठ पर कैसे वार किया, फिर भी उसने तृष्णा को दोष नहीं दिया। वह हिम्मती तो है, लेकिन वह अपने तथाकथित पति के जरिए इस हद तक ब्लैकमेल की गई है कि वह उसका सामना करने और उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने का आत्मविश्वास खो चुकी है। अभिज्ञान ने फिर से सिया के लैपटॉप को ब्राउज करना शुरू कर दिया। चीज़ों को ठीक से समझने के लिए वह दोबारा पढ़ने लगा। पहला राइटअप जो 13 साल पहले लिखा गया था से लेकर आखिरी राइटअप तक जो उसकी ज्वाइनिंग के 2 महीने पहले लिखा गया था, उसने पाया कि वह एक खुश और आदर्श कपल थे। फिर आखिर कैसे यश को सिया के बारे में किसी एक शख्स के कारण इतनी गलतफहमी हो गई। सिया का एक पड़ोसी था आकाश आहूजा, जो सिया से प्यार करने लगा था और उसे स्टॉक करता था। उसने उनकी जिंदगी में काफ़ी परेशानियां खड़ी कर दी थी। वह सिया के लिए इस कदर जुनूनी हो गया था कि उसने एक बार सिया को किडनैप करने की भी कोशिश की। वह अब सलाखों के पीछे था। लेकिन सिया एक आदमी के पागलपन के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही है? अभिज्ञान ने खुद से सवाल किया। फिर वह एक दूसरे राइटअप में गया। वह विशेष नाम के आदमी के बारे में था। विशेष ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके यश को बरगलाया था। उसने सिया के सीनियर्स और कलीग्स को उसके प्रशंसक और प्रेमियों के गैंग के रूप में यश के सामने पेश किया, जिनका वह अपना काम निकालने के लिए इस्तेमाल करती है, और बदले में वह लोगों के साथ नाजायज संबंध रखती है। विशेष उसकी दोस्त का एक्स हस्बैंड था। बेरोजगार था, सो वह यश के साथ फ्री में शराब पीने और उनकी जिंदगी की समस्याएं बढ़ाने में लगा रहता था। इस सब के पीछे की वजह सिर्फ यह थी कि उसे लगता था कि उसकी पत्नी निष्ठा से उसके अलगाव की जिम्मेदार सिया ही है। उसका सिया पर आरोप था कि उसने ही निष्ठा को इतनी हिम्मत दी कि वह उसे छोड़कर चली गई। सिया ने विशेष को कन्फ्रंट किया ताकि यश के मन में भर रहे जहर और विशेष की दखलंदाजी को वह बंद कर सके, लेकिन उसने अलग होने से पहले अपना काम कर दिया था। पुरुष होने का दम्भ, उसका अहंकार आखिर उसे डंक मार ही गया। उस जगह और भी राइटअप्स थे जिनमें यश द्वारा किए गए फोर्सफुल सेक्स के बारे में लिखा था। सिया को बहुत जख्म मिले थे। बार बार रेप होने के कारण अब वह सेक्स से डरने लगी थी। कभी रेप इसलिए कि वह पार्टी के बाद किसी आदमी से बात कर रही थी और उसका विकृत सोच वाला सन की पति यह सब बर्दाश्त नहीं कर सका, तो कभी सिर्फ उसका सामान्य बर्ताव भी उससे बलात्कार की वजह बना। वह उसे कभी फ्लर्ट कहता तो कभी वेश्या कहकर बुलाता था। उसने यश का एक ऐसे सन की आदमी के रूप में जिक्र किया था जो उसे न तो अपनी जिंदगी सुकून से जीने देता था और न ही अपनी जिंदगी से जाने देता है। सिया की मानसिक यातनाएं हमेशा जारी रहीं। उसने यह भी लिखा कि सिर्फ तृष्णा ही एक ऐसी थी जो जानती थी कि उसका पति बेरहमी से उसका रेप कर रहा है और वह किन परेशानियों का सामना कर रही है। ये सारे ही राइटअप्स तृष्णा और यश की वीडियो क्लिप से पहले के थे जो सिया ने देखी थी।
सिया को यश ने कभी अलग से पीटा नहीं था। वह सिया को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तकलीफ देता था। उसने सिया को सजा देने के लिए हिंसक सेक्स का रास्ता चुना था। किसी कपल के लिए सेक्स करना आम बात है, लेकिन ज़बरदस्ती सेक्स और ऐसा करते हुए अत्याचार करना एक तरह का उत्पीड़न ही तो है। प्यार के खूबसूरत एहसास को इस रूप में तब्दील कर देने से बड़ी सज़ा और क्या होगी। यश ऐसा कैसे कर सकता है? एक औरत के आम व्यवहार पर किस बात की सज़ा? क्या हंसना, बातें करना, किसी से मिलना कोई गुनाह है? अगर उसे सिया पर शक है तो उसे सिया को तलाक दे देना चाहिए, पर उसे तकलीफ क्यों देना? यह किस तरह का बदला है? अभिज्ञान के दिमाग में लगातार सवाल उठ रहे थे। रात गहरा रही थी। अभिज्ञान अब एक्साइल फोल्डर को पूरा पढ़ चुका था और टेक्निकल प्रेजेंटेशन की एडिटिंग भी पूरी हो गई थी। वह स्काइप पर टेक्निकल टीम से बातचीत करते हुए अपने प्रेजेंटेशन को एडिट कर रहा था। सब कुछ लगभग तैयार था, तभी उसने देखा कि सिया बेड से हिली। उसने अचानक ही अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया। हे भगवान, ये तो उठ गई। अगर ऑफिस से किसी ने सिया को मेरे रूम में देखा या फिर उसकी आवाज़ सुनी तो फिर वे उनके बारे में बात बनाएंगे। क्या होगा अगर तृष्णा ने कोई मनगढ़ंत कहानी बनाकर यश को बता दिया? उनकी शादीशुदा जिंदगी तो पहले से ही खराब है। वह तेजी से अपनी कुर्सी से उठा और उसके सामने खड़ा हो गया। वह एकदम से घबरा गई और फिर से बेड पर गिर गई। अभिज्ञान, आपने मुझे डरा दिया, उसने कमजोर आवाज में कहा। सिया, उल्टा आपने मुझे डरा दिया। भला इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो कहेगा कि मैं बेहोश हो रही हूँ और सच में बेहोश हो जाएगा? उसने उसकी तरफ देखा। ओह हाँ, मैं बेहोश हो गई थी। यह आपका कमरा है? उसने चारों तरफ देखा। हाँ, यह मेरा कमरा है। रात के लगभग 2 बज चुके हैं। ओह, मुझे माफ़ करना, आप सो जाइए, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। कल हमारी टेक्निकल प्रेजेंटेशन है ना। सो जाऊँ? वाकई मैं भी टेक्निकल टीम के साथ स्काइप पर था। लगभग सारा काम खत्म हो चुका है। उसका फ़ोन बजा। अभिज्ञान ने सिया को चुप रहने का इशारा किया और फ़ोन पर टेक्निकल टीम के साथ बात की। फ़ोन कटने के बाद सिया ने उससे कहा, मैं प्रेजेंटेशन बना देती हूँ, मुझे पता है कि वे क्या चाहते हैं। आप आराम करें, सब कुछ पूरा हो चुका है। मुझ पर विश्वास कीजिए और चिंता मत कीजिए, अभिज्ञान ने कहा। सब? जी हाँ। आई एम एट योर सर्विस मैम। ऑल सेट, ऑल डन। आप इसे सुबह देख लीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ, नहीं तो आप दोबारा बेहोश हो जाएंगी। नो, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। आपको खाना होगा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप बहुत ही स्वीट और सेंसिटिव हैं, उसने आंख मारते हुए कहा। यस। उन्होंने आपसे और क्या कहा? सिया ने पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि आपको देखभाल की सख्त ज़रूरत है। आप नाजुक हैं और मैं एक स्टिकर प्रिंट कराकर आपके पीठ पर लगाने के बारे में सोच रहा हूँ। फ्रेजाइल, संभल कर पकड़ें, दूरी बनाए रखें, कहीं भी बेहोश हो सकती हैं। हा हा हा। अपना वाक्य पूरा करते ही उसने हंसना शुरू कर दिया। सिया भी हंसने लगी। उसने सिया के लिए गर्म सूप और सलाद ऑर्डर किया। ड्रिंक के साथ ही कुछ फिश अपने लिए ऑर्डर किया। वह सिया को खिलाने के लिए एक बच्चे की तरह मना रहा था। अभिज्ञान उसे डांट रहा था और वह मुस्कुरा रही थी। उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता था जिसे वे देख नहीं पा रहे थे। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा चिंता और इज्जत। बातचीत करते वक्त अभिज्ञान ने उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा और उसे निर्देश दिया कि भविष्य में जब कभी वह किसी के साथ सफ़र पर जाए तो उस व्यक्ति को इन सब के बारे में पहले से ज़रूर बताए। सिया ने उससे वादा किया कि वह अब ऐसी लापरवाही कभी नहीं करेगी। लगभग सुबह का वक्त था। अभिज्ञान ने सिया को आराम करने के लिए कहा ताकि वे अगले दिन के प्रेजेंटेशन की शुरुआत अच्छे से कर सकें। कुछ समय के लिए वे दोनों एक ही कमरे में आराम कर रहे थे। अब सिया को अभिज्ञान के साथ एक कमरे में होने से कोई दिक्कत नहीं थी। अभिज्ञान ने उसे एक्साइल पढ़ने के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कोई सवाल नहीं किए। वह उसकी खुशियाँ वापस लाना चाहता था। उसके पास एक प्लान था। वह अब किसी भी तरह के अटेंशन की तलाश में नहीं था। उनके बीच का रिश्ता और विश्वास या तो कुछ अच्छे के लिए बेहतर हो रहा था या फिर सिया की ज़िंदगी को बदतर बनाने के लिए। अभिज्ञान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेक्निकल टीम के साथ प्रेजेंटेशन शुरू किया। सिया की ज़्यादा तैयारी नहीं थी, हालांकि उसने सब कुछ पढ़ लिया था। वह खुश थी कि अभिज्ञान आगे बढ़कर उसके प्रेजेंटेशन और डील्स पर काम कर रहा था। अब उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा व्यक्ति था जो लीडरशिप रोल के लिए तैयार था। उसे अच्छा लग रहा था कि टेक्निकल फील्ड से न होने के बावजूद वह सारी समस्याओं को सुलझा ले रहा था। सिया उस मीटिंग में बस एक दर्शक के तौर पर मौजूद थी। दोनों ही टेक्निकल टीमों ने कई छोटी छोटी चीज़ों पर एक लंबा और थकाने वाला सत्र पूरा किया, जिसका समाधान अगले दिन की मीटिंग में होना था। पर अच्छी बात यह थी कि इन्वेस्टर्स इस बेहतरीन टीम से संतुष्ट नजर आ रहे थे। मीटिंग के दौरान अभिज्ञान इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि सिया ठीक से खाना ले।
सिया उसके केयरिंग रवैये से काफ़ी प्रभावित थी। मीटिंग खत्म हो चुकी थी और वे होटल की तरफ वापस जा रहे थे। अचानक सिया ने अभिज्ञान से कहा, चलिए आपको पूरे घुमाती हूँ। क्या आप यहाँ कुछ ऐसी जगह जानती हैं जो घूमने लायक हो? वह खुशी खुशी तैयार था। आप किस तरह की जगह देखना पसंद करेंगे? उसने पूछा। मुझे अपनी पसंदीदा जगह ले चलिए। हाँ हाँ हाँ, पक्का? सोच लो। हाँ पक्का। ओके। उसने ड्राइवर को एनडीए के पास की पहाड़ियों की तरफ चलने का निर्देश दिया। अभिज्ञान इतनी ऊंचाई से पुणे शहर को देखकर हैरत में था। सिया ने एक छोटे से छप्पर के पास कार रुकवाई। वह पहाड़ पर छोटे से ढाबे जैसा था, जहां से शहर की रोशनी और जुगनुओं को देखा जा सकता था। वहां से पुणे अपने आप में जुगनुओं का एक गुच्छा सा नजर आता था। यह एक सुंदर और शांत जगह थी। सिया की उस लाइफस्टाइल, जैसा कंपनी के लोग बताया करते थे, की तुलना में बिल्कुल अलग। अभिज्ञान लगातार सोच रहा था कि वह इस जगह को अपनी पसंदीदा हैंगआउट बताकर ज़रूर उससे मजाक कर रही है, क्योंकि वह बेहद ही क्लासी और सेलेक्टिव थी। ऐसी जगह जिसे पुणे में टपरी कहते हैं, उसके टेस्ट से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। मगर इन सारी अपूर्णताओं के बीच भी उस जगह में एक चुंबकीय आकर्षण था। यहाँ की खूबसूरती से उसकी थकान छूमंतर हो गई थी। शाम की ठंडक हवा में घुल रही थी। वह छप्पर के पास गई और दुकान वाले से कुछ कहा। जल्द ही एक लड़के ने 2 कुर्सियां पास की पहाड़ी पर पेड़ के नीचे रख दी। अभिज्ञान कम। यस, अच्छी जगह है सिया। वैसे आपके साथ पहली डेट के लिए तो ये कमाल की जगह है। उसने उससे चुहलबाजी की। ये डेट नहीं है, उसने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अच्छा, फिर भी हम यहाँ हैं, ओके? वह जोर से हंसने लगा। शट अप, बस मेरे साथ आइए। अभिज्ञान उसके पीछे गया। सिया एक छोर पर खड़ी थी। वहां से जगमगाती हुई शहर की रोशनी, ट्रैफिक लाइट और तारों से भरे आकाश को देखा जा सकता था। उस पहाड़ी के अंधेरे कोने में चारों ओर जुगनू जगमगा रहे थे। पहाड़ी पर बिजली नहीं थी, वहां अंधेरा था, फिर भी पूरी जगह रोशनी से नहाई हुई थी। सिया, ये सच में बहुत खूबसूरत है ना? मुझे ये जगह बहुत पसंद है। लगभग 20 सालों से मैं जब भी पुणे आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ समय यहाँ पर चांद के साथ बिताऊं। चांद को निहारने की यह सबसे खूबसूरत जगह है। देखो, आज पूरा चांद है। उसने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। कितना बड़ा और गोल चांद है आज, अलौकिक और असाधारण। तो आप मून गेजर हैं? हाँ, कभी कभी। वह मुस्कुराई। वह सफ़ेद रंग के कुर्ते और पैंट में थी। उसके कानों और हाथों में कई डायमंड जगमगा रहे थे और उनकी चमक से सिया की सुंदरता जैसे और निखर गई थी। उसमें कुछ तो ऐसा था जो बेहद करिश्माई था। सिया चांद को देख रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन वह चांद को नहीं देख रहा था। वह बहुत ही आत्मीयता से चांद को निहारती हुई सिया को देख रहा था। जितनी बार भी वह उसकी तरफ देख रहा था, उसे लग रहा था कि वह उससे उसकी ज़िंदगी और तकलीफ के बारे में पूछे, लेकिन उसने यह तय किया कि वह अपने आप को कंट्रोल करेगा और अपने प्यार के जरिए उसे वह हिम्मत देगा जिससे वह अपनी दुखी जिंदगी से बाहर निकल सके। सर 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 सर, एक लड़के ने उसे बुलाया। वह पलटा। आपका ऑर्डर सर। उस लड़के ने उसे कॉफ़ी के 2 मग और 1 प्लेट पोटैटो स्किन्स के दिए। थैंक यू। वह मुस्कुराया। वह सिया के पास गया। आपके लिए कॉफ़ी मैम। थैंक यू। लेकिन होस्ट मैं थी। सॉरी, उसने आपको पकड़ा दिया। इट्स ओके। उसने जल्दी से कॉफ़ी का एक घूंट लिया। वाह, बढ़िया कॉफ़ी। ध्यान से अभिज्ञान, यह गर्म है। पोटैटो स्किन्स टेस्ट करिए। यह भी अपनी तरह के इकलौते हैं। ओके, हालांकि मैं आलू पसंद नहीं करता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। उसने एक बाइट ली। वाह, अद्भुत। मैंने कहा था ना, उसने चहकते हुए कहा। अभिज्ञान ने उसे देखा। वह उस लम्हे में खुश और तनाव से मुक्त लग रही थी। वह घंटों उसी जगह पर बैठकर बातें करते रहे। किताबें, संगीत, गाने, खाना, कपड़ा, शहर, कुछ भी नहीं बचा जिसके बारे में उन्होंने पसंद नापसंद की बात न की हो। दीदी, हम दुकान बंद करने जा रहे हैं। दुकान वाले ने सिया को आवाज़ दी। ओके, उसने हाथ से बाय का इशारा करते हुए कहा। आपका सामान मेरे पास है दीदी, दे दूं आपको? उसने पूछा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, दे दो, थैंक यू। जी। वह भागकर झोपड़ी के अंदर चला गया। वह किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? अभिज्ञान ने पूछा। इस पर सिया ने एक शरारती मुस्कान बिखेर दी। लड़का अंदर से वाइन की बोतल और मसाला मूंगफली के साथ वापस आया। अरे, तुमने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा है? अभिज्ञान ने इस लड़के की पीठ थपथपाई। हम दीदी के ऑर्डर को जानते हैं। वह मुस्कुराया और वापस चला गया। उसके पैसे? अभिज्ञान ने सिया की तरफ देखा। आप मेरे गेस्ट हैं, चिंता मत करिए, सब हो चुका है।
उसने आंख मारते हुए कहा। काफ़ी देर हो चुकी थी। उन दोनों ने अपना अपना जाम उठाया। हमारी दोस्ती के नाम, सिया ने कहा। एक नए रिश्ते की शुरुआत के नाम, अभिज्ञान ने कहा। उन्होंने साथ में पूरी बोतल खत्म कर दी, गाते गुनगुनाते और जिगरी दोस्तों की तरह गप्पे मारते रहे। दोनों खुलकर हंसने और बोलने लगे। सिया और अभिज्ञान एक दूसरे के साथ अब कंफर्टेबल महसूस करने लगे थे। अभिज्ञान ने उससे कहा, आप जैसा खुद को दिखाती हैं वैसी है नहीं सिया। मतलब? मतलब कि बोरिंग और सख्त जैसा आप जताती हो। वह हंसी। ओके। और मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अब इसका क्या मतलब है? उसने तपाक से पूछा। मुझे आपका साथ पसंद है और क्या। हाँ बेहतर, उसने राहत की सांस ली। प्यार में मत पड़ना दोस्त, इसमें दर्द है। लव इज़ ब्यूटीफुल सिया। देखिए, पहले आदमी किसी आज़ाद ख्याल औरत से प्यार करता है, औरत को लाड प्यार से रखता है, फिर वह उसके पंखों को काट देता है। वह प्यार के नाम पर उसकी आज़ादी का गला दबा देता है और ये वाकई दुखदाई है। मेरी बात मानिए, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अभिज्ञान समझता था कि वह क्या कहना चाहती है। वह एक्साइल पड़ चुका था। आपसे प्यार करना कभी दुखदाई नहीं हो सकता, मुझे यकीन है। आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? उसने सीधे पूछा। मैं करना चाहता हूँ। फ्लर्ट करना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये आपकी ज़िंदगी को जीने लायक बना देता है, उसने सीधे तरीके से कहा। हाँ शायद, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ और मुझे फ्लर्ट करना पसंद नहीं है, उसने साफ करते हुए कहा। ओके, तो फ्लर्ट नहीं करते हैं, सीरियस हो जाते हैं। वह फिर से शुरू हो गया। किस बारे में सीरियस? अगर किसी को पसंद करती हैं तो उसके साथ सीरियसली प्यार कर लीजिए ना। आप शायद भूल गए हैं, मैं शादीशुदा हूँ, उसने साफ साफ कहा। हाँ हाँ, शादीशुदा, 2 बच्चों की माँ वगैरह वगैरह। आपको पता है आप लोगों को इस हद तक ढोती हैं जब तक कि आप खुद टूटने न लगे, लेकिन आप पलटकर उन्हें उनकी हैसियत क्यों नहीं बता सकती? क्यों नहीं कर सकती आप ऐसा? अभिज्ञान उसके संबंधों के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन सिया फिलहाल खुश दिख रही थी और वह उसकी मुस्कान छीनने की हिम्मत नहीं जुटा सका और चुप हो गया। बोलो अभिज्ञान। कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप शादीशुदा हैं। मेरी तरफ देखिए और इसी पल में जीने की कोशिश कीजिए, उसने आंख मारते हुए बातचीत को हल्का किया। क्या आप कभी भी सीरियस नहीं होते? वह ठहाका मारकर हंसी। मैं जो भी हूँ अपने आप में खुश हूँ। आप आत्ममुग्ध हैं, ये मुझे पता है। आप कुछ भी कहें, पर मैं जानता हूँ कि आपको भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ। वह हंसी। कुछ भी? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करती हैं? अभिज्ञान ने उससे गंभीरता से पूछा। किताबों में पढ़ा है, कुछ कहानियों में देखा है। सिया और कुछ कह पाती, इससे पहले यह अभिज्ञान ने उसे टोक दिया। क्या आपने इसे कभी अपनी जिंदगी में भी परखा या आजमाया है? उसने पूछा। मतलब? सिया ने पूछा। आपका दिल क्या चाहता है और और आप क्या पाना चाहती हैं? मैं शांति चाहती हूँ, उसने साफ साफ कहा। और उस शांति को पाने के लिए आपने क्या कोशिश की? आपने लोगों को उनकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए प्रेरित किया। आपने उन्हें अनुशासन, श्रेष्ठता, लक्ष्य, जज्बा और अच्छे बुरे की समझ की तरफ प्रेरित किया, अभिज्ञान ने विस्तार से कहा। तो? सिया ने टोका। आप अपनी बात समझाने से पहले दूसरों की बात को समझना पसंद करती हैं, राइट? उसने अपने सवाल जवाब दोबारा शुरू किए। क्या आप बातों को घुमाना बंद करेंगे? सिया समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या पूछना चाह रहा है। बस कुछ सवालों के जवाब धैर्य से दीजिएगा प्लीज़। आपको निर्भरता, स्वाधीनता और परस्पर निर्भरता की बखूबी समझ है। हाँ मुझे पता है, उसने उत्तर दिया। और आप नए विचारों, सुझावों और चीज़ों को न सिर्फ स्वीकार करती हैं बल्कि उनका खुले दिल से स्वागत भी करती हैं। उसने एक और सवाल पूछा। हाँ करती हूँ, उसने सिर हिलाया। देखिए, आप पहले से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये सब करती आई हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है? वह चहका, मगर फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। बहुत कुछ है सुधार के लिए, ये एक प्रक्रिया है, उसने एक पेशेवर की तरह जवाब दिया। हाँ ये सच है, लेकिन प्रसन्नता इसकी चाबी है। असली दौलत और जिंदगी का लक्ष्य तो खुशी ही है ना, उसने अपने कहने का मतलब स्पष्ट किया। बाबा अभिज्ञान, आप एक उपदेशक की तरह बात कर रहे हैं, एक संत की तरह। वह हंसी। सिया, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं लोगों को उनके सामर्थ्य से रूबरू कराने का वर्कशॉप देता हूँ। आपके पास सब कुछ है। अपने हिस्से की शांति और खुशी पाने के लिए आपको बस अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आप खुद जैसे हैं वैसी ही चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अगर आपको ये स्पष्ट नहीं है कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, तो आपकी तलाश कभी खत्म नहीं होगी, जैसा कि आपके मामले में शांति की तलाश।
तो पहले ध्यान से सोचिए और इस बात पर फोकस करिए कि आप असल में क्या पाना चाहती हैं। उसे सकारात्मक तरीके से सोचिए और उसे पाने की कोशिश कीजिए। आप जल्द ही चमत्कार देखेंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए, जो आप ढूंढ रही हैं उसको आपकी भी तलाश है। प्यार, शांति और खुशी, सब कुछ आपको ढूंढ रहा है। उसने उसके अतीत के बारे में कुछ कहे बगैर बात खत्म कर दी। सिया समझ चुकी थी कि अभिज्ञान उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। उसने इस तरह से इस बारे में कभी नहीं सोचा था। सिया ने नाम, रुतबा, पैसा और सफलता सब कुछ पा लिया था। अपने रिलेशनशिप में तालमेल और घर में शांति, ये सब चीज़ें थी जिसे वह अब तक पा नहीं सकी थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने कभी समस्याओं को स्वीकार नहीं किया, बस समझौता करना और उन्हें सुलझाने से पहले ही हार मान लेती थी। सिया को इसे समझना है, इसका सामना करना है और इसे ठीक भी करना है। वे दोनों तब तक बातें करते रहे और पुराने गाने गाते रहे जब तक वहीं पहाड़ी पर उनकी आंख नहीं लग गई। सूरज की रोशनी के साथ सिया ने अपनी आंखें खोली। उसने खुद को अभिज्ञान की बाहों में पाया। वह उसे एक गुड़िया की तरह अपनी बाहों में पकड़े था। उसका सिर अभिज्ञान की छाती के पास था। अभिज्ञान का एक हाथ उसके सर के नीचे था, जबकि दूसरे हाथ से वह उसे थामे था। सिया ने उसे जगाए बिना उठने की कोशिश की। अगर वह जाग गया तो यह दोनों के लिए एम्बेरसिंग होगा। उसने धीरे से उसका हाथ हटाया और उठ गई। वह याद करने की कोशिश कर रही थी कि सोने से पहले क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। सिया का ड्राइवर भी कार में सो रहा था। वह टेंशन में थी, फिर भी उसे अजीब सा संतोष था। वह अभिज्ञान के बगल में उसके चेहरे पर एक छां सी बनाती हुई बैठ गई। कई सालों बाद उसने किसी से इतनी सारी बातें की थीं। वह सारी ही बेवकूफ़ी भरी चीज़ें जो उसने कभी अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ की होगी। वह आनंदित थी, जैसे उसके दिल में कहीं गुनगुनी सी रोशनी भर गई हो, जैसे उसने वह सारे नियम तोड़ दिए हों जो उसके पति के बनाए हुए थे। उसने ड्राइवर को आवाज़ दी और उससे होटल चलने के लिए तैयार होने को कहा। अभिज्ञान जाग गया। गुड मॉर्निंग। वह उठा और उसने चारों तरफ देखा। हाँ, सुबह हो चुकी है। वह उसके चेहरे की तरफ देखकर हंसने लगी। हे भगवान, आपने मुझे ज़मीन पर सुलाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं की। शट अप यू कंप्लेंट बॉक्स। सिया ने उसकी खिंचाई की। नहीं, सही में अब मेरी इज्जत, मेरी इमेज का क्या होगा? वह मुस्कुराया। ये सब आपको मुझसे दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए था, उसने कहा। उसने सिया की तरफ प्यार से देखा। तो अब चलें? कितना सोते हो? सुबह के 5 बज गए हैं। हमें अब होटल पहुंचना होगा। ड्राइवर तो पहले से ही सख्ते में है। वह एक लड़की की तरह खिलखिलाई। वे होटल की ओर चल पड़े। सिया, पहले दिन आप बेहोश हो गई, दूसरे दिन आप एक सुनसान पहाड़ी पर सो गई, अब तीसरे दिन पुणे का क्या प्लान है? उसने नाश्ता करते वक्त पूछा। मैं जिंदगी के लिए कोई प्लान नहीं बनाती। जो मेरे सामने आता रहता है मैं उसे जीती जाती हूँ। वह हंसने लगी। हाँ हाँ, फिलॉसफी एंड ऑल। उसने उसे चिढ़ाया। मेरा विश्वास करो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ नहीं की। मैं विपरीत हालात से लड़ती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ वहाँ तकलीफ झेलती हूँ, पर जब भी मुमकिन हो जी लेती हूँ, उसने जवाब दिया। गुड। वह मुस्कुराया। और आप जानती हैं, जो आप दिखती हैं और जो आप हैं उसमें बड़ा अंतर है। शायद आप पिछली रात ये बात बता चुके हैं। अब ये राज हम दोनों के बीच है। उसने अपनी उंगली होठ पर रख के कहा। आप बेहद क्यूट हैं। अभिज्ञान ने उसके होठों की तरफ देखते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके भीतर सैकड़ों तितलियां उड़ रही हों। हे भगवान, अब मैं फिर से आकर्षित हो रहा हूँ। उसने चुप रहने की कोशिश की और अपने जज्बात मुस्कुराहट में छिपा लिए। क्या? मुझे ये सब मत कहा करिए, मैं ऐसी नहीं हूँ, उसने थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहा। वे दोनों जोर से हंसने लगे। वे अब अच्छे दोस्तों की तरह बात करने लगे थे। उन्होंने आपस में एक अलग तरह का बॉन्ड कायम कर लिया था। यह मर्द और औरत के रिश्ते या फिर उनकी दोस्ती को लेकर लोगों की आम धारणाओं के परे था। सिया अभिज्ञान के आसपास होने से खिली खिली दिखती थी। अभिज्ञान भी उसके आसपास ज़्यादा खुश और मलंग रहता था। कुछ ही दिनों में पनपे उनके बीच का सामंजस्य और बॉन्डिंग एक हैरानी का विषय था। किसी भी व्यक्ति के लिए इस बात पर यकीन करना बेहद मुश्किल था कि यह रिश्ता बस कुछ ही दिन पुराना है। टेक्निकल सॉल्यूशंस के 3 राउंड के बाद दोपहर में डील साइन हो गई। यह बेंचमार्क कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। सिया ने भास्कर को बताया। उसने सिया और अभिज्ञान की टीम की तारीफों के पुल बांध दिए। डाटा मैट्रिक्स के सीईओ सत्येंद्र चुग ने कंपनी के इस एसोसिएशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक पॉश लाउंज में पार्टी रखी थी। वह अभिज्ञान और सिया को इस डिनर में आमंत्रित करने के लिए आए थे। वे दोनों दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे, मगर चुग के जोर देने से उन्होंने अपनी टिकट पोस्टपोन कर दी। दोनों जल्दी से होटल चले गए ताकि कुछ देर आराम कर सके। उन्हें फिर पार्टी भी अटेंड करनी थी।
अभिज्ञान ने सिया के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। आप क्या पहन रही हैं? मैं अपने साथ पार्टी के कपड़े नहीं लाई हूँ, मैं साड़ी पहनूंगी। ओके, किस रंग की? पिंक। क्यों? कुछ नहीं, और वह वापस चला गया। सिया सोच में पड़ गई। ये मेरे पास पूछने क्यों आया? इसे मेरे कपड़ों से क्या लेना देना? वह सिया को पिक करने के लिए वापस आया। वह एक टैक्सीडो सूट में था और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सिया ने उसकी तारीफ की। सिया ने ऑर्चिड पिंक कलर की साड़ी के साथ हल्का बैंगनी रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभिज्ञान उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। क्या? सिया ने पूछा। कुछ नहीं। वह मुस्कुराया पर बोला कुछ भी नहीं। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने फिर से टोका। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं सिया। उसके सिर पर इश्क का भूत पहले से ही सवार था। अब वह उसे दिन पर दिन और अच्छी लगती जा रही थी। वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह कम बोलने की कोशिश कर रहा था। सिया के गालों तक हया की लाली फैल गई। आप क्यूट लगती हैं जब भी आप ब्लश करते हुए मुस्कुराती हैं। वह उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सका। नो, मुझे क्यूट मत कहना, और हाँ सुनो, मैं शर्मा वर्मा नहीं रही हूँ। उसका चेहरा लाल हो गया। आप क्यूट हैं, शर्मा रही हैं। आप मुझसे झूठ बोल सकती हैं। पर एक काम कीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। उसने आईने की तरफ इशारा करते हुए कहा। सिया ने अपने बाईं तरफ के आईने में देखा। अभिज्ञान ने भी आईने की तरफ देखा और सोचा कि हम साथ में कितने अच्छे लगते हैं। सिया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। आप फिर से खो गए, होश में आइए, और हाँ, प्यार में मत पड़िएगा। सिया ने उसे याद दिलाया। प्यार और आपसे मैं पागल नहीं हूँ। वह मुस्कुराया। वह सही थी, वह पहले से ही उसके प्यार में था। ट्रूली, मैडली, डीपली। दोनों पार्टी के लिए गए। यह एक पॉश पब था जो उनकी प्राइवेट पार्टी के लिए बुक था। ड्रिंक और डांस शुरू हो चुका था। अभिज्ञान सिर्फ सिया को देख रहा था। वह उससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। वह अपने प्यार का इजहार इस तरह नहीं करना चाह रहा था। उसके पास प्रपोजल के लिए एक प्लान था, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। अभिज्ञान ने नोटिस किया कि डाटा मैट्रिक्स का टेक्निकल हेड सिया से बार बार डांस के लिए कह रहा है। सिया ने उसे विनम्रता से मना कर दिया। वह फिर से अपने हाथ में ड्रिंक लेकर सिया के पास आया, पर इस बार अभिज्ञान बीच में आ गया। वह आदमी नशे में था। अभिज्ञान ने चुप से उसका ध्यान रखने को कहा। सिया अपसेट हो रही थी। उन्होंने माफ़ी मांगी और उस आदमी को किनारे किया। दोनों ने जल्दी से डिनर किया और फिर पार्टी से निकल गए। उन्होंने कार में एक दूसरे से कोई बात नहीं की। सिया उदास दिख रही थी, जबकि अभिज्ञान गुस्से और हल्के नशे में था। कार में अजीब सा सन्नाटा था। वे होटल पहुंचे। जैसे ही कार रुकी, अभिज्ञान कार से उतरा और तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगा, सिया से बात किए बगैर। वह भी उसके पीछे तेजी से चलने लगी। उसने अपना रूम खोला, अपना फ़ोन और जैकेट दोनों बेड पर फेंक दिए। सिया उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। अभी सुनो, आप इतने नाराज़ क्यों हैं? मुझे आपके बारे में केवल यही चीज़ पसंद नहीं है सिया। आप ऐसे लोगों को थप्पड़ क्यों नहीं मार सकती हैं? आपको ये सब सहने की क्या ज़रूरत है? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। देखो, वहाँ पर रिएक्शन करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह नशे में था। उसने समझाने की कोशिश की। सच है, वह नशे में था और एक जोक की तरह चिपकना चाहता था। ऐसे लोगों को बिजनेस पार्टियों में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उन्हें नहीं मालूम होता कि एक औरत से किस तरह पेश आते हैं। वह चिल्लाया। हमारे चारों तरफ हर तरह के लोग होते हैं। वह शायद केवल डांस करना चाह रहा होगा। जाने दो ना। सिया ने उससे विनम्रता से कहा। डांस? किस दुनिया में हैं आप? उसकी आंखों में हवस थी। क्या आपको नहीं दिखा? आपको छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई आपको छुए। वह गुस्से में था। उसके हर शब्द के साथ सिया के दिमाग में कई विचार और सवाल तेजी से कौंधे, लेकिन इस समय वह केवल उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। मान जाओ प्लीज। सिया ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। अभिज्ञान अचानक मुड़ा और सिया को अनायास ही पीछे की तरफ धक्का सा लगा। सिया के गिरने से पहले ही अभिज्ञान ने हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचा। वह गिरी नहीं। वह अब उसकी बाहों में थी। सिया के बाल उसके चेहरे पर थे। सिया को अपनी बाहों में पाकर अभिज्ञान अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अपने एक हाथ से उसे जोर से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे से बाल हटाए। सिया ने उसकी गहरी आंखों में देखा। वह उसकी तरफ देख रहा था। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर पा रहे थे। अभिज्ञान ने उसके चेहरे को अपनी हथेली से पकड़ रखा था। उसे यह एक गुलाब की तरह लग रहा था, कोमल और आकर्षक। उसने धीरे से अपनी उंगली को उसके होठों की तरफ बढ़ाया। सिया ने अपना चेहरा फेरने की कोशिश की। अभिज्ञान ने उसे हिलने नहीं दिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। अभिज्ञान ने उसके माथे पर चूम लिया। सिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह कंट्रोल खो रही थी। वह उसे प्यार करना चाहता था, पूरे जुनून के साथ प्यार करना चाहता था। वह एक मासूम लड़की सी लग रही थी, जैसे वह अपने शरीर पर किसी आदमी के स्पर्श को पहली बार महसूस कर रही हो। अभिज्ञान के हाथ की हर जुम्बिश से उसकी हालत तूफान में कांपती पत्ती सी हो रही थी। वह पीछे हटने की कोशिश कर रही थी।
अभिज्ञान ने उसे और पास खींच लिया। वह उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अभिज्ञान का स्पर्श उसे बहका रहा था। वह उसकी मजबूत बाहों में धीरे धीरे पिघलती जा रही थी। अभिज्ञान ने उसके कान पर एक प्यारा सा चुंबन रख दिया और फिर कहा, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा सिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इस तरह क्यों बर्ताव कर रहा हूँ, मगर जिसने भी तुम्हें छूने की कोशिश की है मैं उसकी जान ले लूंगा। ये शब्द उसके कानों में पिघलते लावे के जैसे लगे। वह होश में आ चुकी थी। वह शादीशुदा है। वह यश को धोखा नहीं दे सकती। मुझे जाने दो अभी, प्लीज, उसने एक कमजोर आवाज में गुजारिश की। अभिज्ञा ने झटके से उसे छोड़ दिया। वे दोनों काफी एम्बेरस थे। सिया अपने कमरे की तरफ भागी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। मैं क्या करने वाली थी? मैंने कैसे उसे अपने आप को छूने दिया? मैंने उसे धक्का क्यों नहीं दिया? अगर इस जगह कोई और होता तो मैं उसे थप्पड़ मार देती। उसने मुझे किस किया और मैंने विरोध भी नहीं किया। ऐसे स्पर्श के लिए मुझे सालों में इतनी तड़प नहीं हुई। फिर अभिज्ञान के साथ क्यों? लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। उसका दिमाग अभिज्ञान के साथ उसके ऑफिस में बीते पिछले 2 महीनों में घूम रहा था। वह खुद भी अभिज्ञान के साथ अपने रिश्ते को स्कैन कर रही थी। यह रिश्ता बदल चुका था। हाँ, यह बदल चुका था। एक अजनबी से ऑफिस कलीग और फिर दोस्त, और फिर पिछले कुछ दिनों से इतनी सारी शेयरिंग, ज़्यादातर चीज़ें आपस में डिस्कस करना। वे अच्छे दोस्त की तरह करीब आ चुके थे, बेहद पक्के दोस्त। और अब यह सब। क्या वह सिया के लिए वाकई कुछ महसूस करने लगा है या महज दिखावा कर रहा है? क्या वह अपनी ज़िंदगी में प्यार तलाश रही है? क्या वह उसके साथ रिश्ते के बारे में सोच रही है? वह दिलफेक है, सिया खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। पर वह एक अच्छा आदमी भी है। उसके पास मौके थे, पर उसने कभी किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश नहीं की, जबकि तृष्णा जैसे लोग उसके पास मौजूद थे। क्यों उसके छूने से वह बहकने लगी थी? बीते कई सालों में उसने प्यार की ऐसी तड़प महसूस नहीं की, ना तो शारीरिक तौर पर और न ही मानसिक तौर पर। फिर आज क्या हुआ? बेड पर बेजान सी पड़ी वह पंखे को देख रही थी। अभिज्ञान अभी भी एक ऐसी मानसिक स्थिति में था जहां उसे सिया अपनी बाहों में दिख रही थी। वह उससे बात कर रहा था, उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। उसने अपने होठ उसके होठ पर रख दिए। ओह, वह कितनी शर्मीली है। वह इजहार नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह उससे प्यार करती है, उसी की तरह बेपनाह। अभिज्ञान उसे पूरी शिद्दत से किस करता है। घंटों वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। फिर वह उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। अभिज्ञान ने गर्दन से उसे फिर से चूमना शुरू किया और नीचे की तरफ बढ़ता गया। वह अपने प्यार की चमक उसके चेहरे पर साफ देख पा रहा था। अभिज्ञान के छूने भर से उसका पूरा बदन झूम उठता था। सिया ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी पलकों को चूमा। फिर वह उसके होठों की तरफ गई। उसने उसे दोबारा किस किया। ओह, अब ये क्या डिस्टर्बेंस है? मैं देखता हूँ जान, कोई दरवाजे पर है। आ रहा हूँ। उसने दरवाज़ा खोला। सर, आपकी फ़्लाइट का टाइम हो गया। मैम रिसेप्शन पर इंतज़ार कर रही हैं। वह एक होटल स्टाफ था। कौन मैम? उसने लापरवाही से पूछा। सिया मैम सर, होटल स्टाफ ने जवाब दिया। सिया? उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। ओह गॉड, क्या वाकई यह सपना था? नो, वह वहाँ नहीं थी। ये मुझे क्या हो गया है? क्या ये हैंगओवर है, या मुझे उससे प्यार हो गया है, या मैं सिर्फ उसे पाना चाहता हूँ? अभिज्ञान गहरी उलझन में था। सर, आपको मदद चाहिए? लड़का उसके अजीब व्यवहार से चकरा गया। नो नो, 15 मिनट। मैम को बता दो कि मैं 15 मिनट में तैयार होकर आ रहा हूँ, उसने कहा। उसने जल्दी से सब कुछ पैक किया, एक शावर लिया और तैयार हो गया। वह भागते हुए नाश्ते के लिए पहुंचा। हे मॉर्निंग, सॉरी मुझे देर हो गई, उसने बिना सिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। इट्स ओके, सिया ने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया। दोनों ने जल्दी से नाश्ता किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वे पिछली रात की घटना से उबर नहीं पाए थे, इसलिए आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। हर बार नजरें मिलने के बाद वे इधर उधर देखने लग जाते थे। दोपहर के बाद सिया अपने घर पर थी। उसको 3 दिन बाद देखकर बच्चे बेहद खुश थे। यश ने भी ट्रिप के बारे में कुछ बेमतलब सवाल नहीं किए। डील पक्की हो चुकी थी। सिया अपने आप को जितना हो सके सामान्य रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुणे में जो हुआ वह उसके बारे में अभी भी सोच रही थी। उसने अपने दिमाग को अभिज्ञान से हटाकर अपने बच्चों पर लगाया। अभी आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना जी का लिखा खूबसूरत उपन्यास बेहया का भाग 3। आगे के भाग के लिए बने रहिए कहानी गोल्ड के साथ। धन्यवाद।